फ्रेंड्स, पिछले भाग का कुछ पार्ट हम अंदर चलकर बात कर सकते हैं। रूपदार चेहरे वाला व्यक्ति बोला, ऐसी क्या बात करनी है जो यहाँ नहीं हो सकती। प्रकाश को हैरानी हुई, बात ऐसी ही है, हम लोगों के बीच ही रहे तो अच्छा। दूसरा व्यक्ति बोला, जिसके चेहरे पर अब भी मुस्कान थी। मुस्कान बनावटी थी या प्राकृतिक, इसका अनुमान लगाना कठिन था। लेन देन के बारे में है, मैं तो आपसे माफ़ी चाहूँगा, मैं इसके सख्त खिलाफ हूँ। अब आगे। प्रकाश ने साफ साफ शब्दों में कहा। उधर रसोई से इनकी बातों पर कान लगाए सुजाता कूद पड़ी। एक बेटी को भाग ले डूबा, दूसरे को ये अपने वसूलों के चलते न बहाने देंगे। हे ईश्वर, तू इन्हें बुद्धि दे जरा सी। मेरे बाप ने भी तो जर जेवर दिए थे कि नहीं। ये बात और है, इन्होंने मना ही किया था, लेकिन एक बाप भला बेटी को कुछ न दे, ऐसा कैसे हो सकता है। प्रकाश अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। इससे पहले वो और कुछ कहकर उन्हें वापस भेजता, पंडित जी बोल पड़े, प्रकाश, लेन देन के अलावा भी बहुत सी बातें होती हैं, सुनेगा तब न पता चलेगा इन्हें किस बारे में बात करनी है। पंडित ने हल्की फटकार लगाई, ऐसी बात है तो आइए। प्रकाश आगवानी करता हुआ बोला, प्रकाश, तुम अपनी छोटी बेटी का हाथ इनके बेटे रोहित के लिए दे दो, बहुत ही सुलझा हुआ लड़का है। केशव दादा के परिवार को तुम जानते ही होगे, अच्छा परिवार है। केशव दादा तुम्हें बता ही चुके हैं, इनके बेटे रोहित के लिए चारू एकदम सही रहेगी। दूसरे व्यक्ति ने भूमिका बनाने की कोशिश की। एक ही समस्या है, बातों की बागडोर अब केशव ने संभाली। समस्या? प्रकाश संशय में था। मेरे बेटे रोहित पर काल सर्प दोष है, जिसके चलते उसका ब्याह जल्दी करना होगा। कितनी जल्दी? प्रकाश को तसल्ली हुई। बात जल्दी शादी करने की है, जल्दी मतलब इसी महीने। लेकिन समस्या दूसरी है। वो दरअसल हम चाहते हैं पहले आपकी बड़ी बेटी निकिता से रोहित की शादी हो जाए। मतलब उसके काल सर्प दोष का निवारण यही है, एक विधवा से विवाह के बाद उसे छोड़कर दूसरी शादी करना। केशव के साथ आए दूसरे व्यक्ति ने कहा, महेश, मेरी बेटी विधवा है, किसी के दोष उतारने का सामान नहीं। प्रकाश गुस्से में आ गया था। शांत प्रकाश, शांत। पंडित जी बोले। पंडित जी, कैसे शांत रहूं? एक बार वो विधवा हो चुकी है, दूसरी बार उसकी शादी की बात कर रहे हैं आप। समाज को दरकिनार करके मैं उसकी शादी करा भी दूं फिर से, आप उसे फिर से छोड़ने की बात कर रहे हैं। ऐसे ही जीना सीख गई है वो। ब्याह का सपना दिखाकर उसे छोड़ देने की बात मत कीजिए, रहम कीजिए उस पर। प्रकाश ने हाथ जोड़ लिए। प्रकाश, बात को समझो, तुम्हारी दूसरी बेटी का घर बस जाएगा, फिर वो विधवा ही तो है। विधवा है तो क्या उसमें जान नहीं है? उसे उठाकर जैसे मर्जी रख दूं। विधवा है लेकिन इंसान ही है, पत्थर नहीं हो गई है। प्रकाश, समझो तो, हमारा वो मतलब नहीं है। केशव ने समझाने की कोशिश की। आपका मतलब मैं अच्छे से समझ गया, अब आप लोग जाइए। प्रकाश ने हाथ जोड़े। प्रकाश, एक बार पूरी बात तो सुनो। पंडित जी ने भी प्रयास किया। इससे ज्यादा मुझसे सुना नहीं जाएगा पंडित जी, माफ करना। तुम्हारी बेटी का भला है इसमें, एक के भले के लिए दूसरे को बलि चढ़ा दूं? न पंडित जी, मुझसे न होगा। तुम समझना ही नहीं चाहते। महेश थोड़ा गुस्से में आया। बेटी का बाप हूं ना, अब आप लोग जाइए, वरना कहीं धक्के मार कर न निकाल दूं। प्रकाश के शब्दों में गुस्सा था और ऐसा प्रभाव भी कि तीनों में से किसी की हिम्मत नहीं हुई आगे कुछ भी बोलने की। वो उठे और बाहर चल दिए। एक बार विचार जरूर करना, जाते जाते केशव ने कहा। उनके जाते ही सुजाता अंदर आई। प्रकाश एक हारे हुए बाप की तरह वहीं खाट पर बैठा था। क्या हुआ? वो लोग इस तरह क्यों चले गए? अपनी चारू के लिए रिश्ता लेकर आए थे ना, मना कर दिया मैंने उन्हें। प्रकाश थकी हुई आवाज में बोला। निकिता जितना पुरानी यादों को दूर धकेलती, उतना ही वो उसे कस कर जकड़ लेती। सूरज के जाते ही वो बीते दिनों में पहुंच गई थी। आज भी शायद वो उन्हीं यादों में रहती, अगर रूही की आवाज ने उसे न झिंझोड़ा होता तो। मम्मा, मैं आ गई। आज आप काम से जल्दी घर आ गई। रूही ने निकिता के गले में बाहें डाल दी। हाँ, आज मम्मा का काम कम था तो मम्मा जल्दी घर आ गई। निकिता ने रूही को दोनों हाथों से पकड़कर कहा, चलो अब जल्दी से कपड़े बदल लो, मम्मा ने आपका फेवरेट कढ़ी चावल बनाया है। सच्ची? रूही चहक उठी। मुच्ची।
निकिता उसी के अंदाज में बोली, ये मज़ा ही आ जाएगा आज, ये तो अनुज का भी फेवरेट है। रूही बोली, हाँ वो तो है, अनुज तुम्हारे साथ क्यों नहीं आया? सूरज अंकल बोले, अब अपने घर जाने की आदत डाल दो, कभी कभी बड़ी अजीब बात करते हैं वो। रूही ने गाल चिपका लिए। निकिता समझ गई सूरज ने ऐसा क्यों कहा, लेकिन भोली भाली रूही को बड़ों का तंज क्या समझ आता। रूही ने कपड़े बदले, मुंह हाथ धोया और अनुज को फ़ोन लगाने लगी। हेलो अनुज, जल्दी से घर आ जा, मम्मी ने कढ़ी चावल बनाया है। ठीक है, जब तू आएगा मैं भी तभी खाना खाऊंगी। अनुज से बात होने पर रूही ने फ़ोन रख दिया। निकिता देखकर मुस्कुरा दी। दोनों बचपन से साथ ही रहे थे, इसलिए काफ़ी ज़्यादा बनती थी दोनों में। मम्मा, सूरज अंकल कह रहे थे हम दूसरे शहर जा रहे हैं। हाँ बेटा, वो मैं तुम्हें बताना भूल गई, मेरे ऑफिस वालों ने मेरा ट्रांसफ़र दूसरी जगह कर दिया है। निकिता को बुरा लगा अपनी ही बेटी से झूठ बोलकर, लेकिन कभी कभी किसी के लिए झूठ ही सबसे बड़ा सच होता है। हम सब जा रहे हैं ना? रूही ने पूछा। उसके इस सवाल पर निकिता चौंक उठी। सबसे रूही का मतलब सूरज और अनुज से था। हम सब नहीं, तुम। तभी अनुज घर के अंदर आया। क्या मतलब? तुम और तुम्हारी मम्मा ही वहाँ जा रहे हैं, मैं और पापा यहीं रहेंगे। अनुज ने गाल फुलाकर अपनी नाराजगी जताई। तुम क्यों नहीं आ रहे? रूही ने मासूमियत से पूछा। मुझे नहीं पता, ये बड़े कभी भी हमें कुछ नहीं बताते। मम्मा, सच में अनुज और सूरज अंकल नहीं आएंगे? रूही बेचैन हो उठी। बेटा, हमें अकेले ही जाना होगा। निकिता बच्चों की तकलीफ देख परेशान हो गई। मुझे भी नहीं जाना, मैं यहीं रहूंगी। रूही ने दोनों हाथ बांधकर अपना फैसला सुना दिया। रोहित की आंख खुली तो टीवी चालू था। टेबल पर रखा खाना भी ठंडा हो चुका था। उसे याद आया वो खाना लेकर बैठा था, फिर पुराने दिनों को याद करते जाने कब उसकी आंख लग गई थी। पुरानी यादें ऐसे कड़वे मोड़ पर आकर थमी थी कि अब रोहित की भूख ही मर गई थी। उसने ठंडे हो चुके खाने की तरफ देखा और वापस सोफे से सिर टिका लिया। कितना अजीब था वो दिन। उस दिन भी खाना यूं ही पड़ा रहा था मेरे सामने। बाबूजी मेरी शादी की बात करने गए हैं, ये खबर सुनकर मेरी भूख ही मर गई थी। रोहित खुद से ही बातें कर रहा था। निकिता मेरे करीब आकर भी मुझसे दूर हो रही थी। आज भी कुछ वैसा ही लग रहा है, लेकिन अब निकिता मेरे करीब है ही नहीं। शायद उसे बार बार मिलना मुझे इतना बेचैन कर रहा है। रोहित गहन चिंतन करते हुए सीधा बैठ गया। हाँ, यही ठीक रहेगा। शहर बदलने से मन भी बदल जाएगा। निकिता से बार बार मुलाकात भी नहीं होगी। न मैं बेचैन रहूँगा और न ही उसकी ज़िंदगी में दखल होगा। वैसे भी वो सूरज के साथ काफ़ी आगे निकल चुकी है। 2 बच्चे हैं, हंसता खेलता परिवार है। मेरी वजह से उसकी खुशियाँ कम नहीं होनी चाहिए। फिर सूरज भी तो मेरा अपना ही दोस्त है, भले ही हमारे बीच नाराज़गी हो, लेकिन है तो दोस्त ही। रोहित की अपने आप से बातचीत जारी थी। न चाहते हुए भी रोहित उस दिन में लौट आया जब बाबूजी उसके काल सर्पदोष के निवारण के लिए किसी लड़की को देखने गए थे। आपने खाना नहीं खाया? सरिता रोहित के कमरे में पड़ा खाना देखकर बोली। मन नहीं है। रोहित ने एक नज़र भाभी पर डाली और वापस अपने ख्यालों में खो गया। वो तो मैं देख ही रही हूँ, आपने मुझे टोका नहीं। सरिता रोहित के पास आई। रोहित ने फिर भाभी को देखा, लेकिन समझा नहीं। मैं आप करके बात कर रही हूँ और आपने एक बार भी नहीं कहा भाभी मैं आपसे छोटा हूँ, मुझसे आप करके मत बात करिए। सरिता रोहित की नकल उतारते हुए बोली। इस कोशिश में उसका चेहरा अजीब लगा तो रोहित को हंसी आ गई। भाभी, आपको पता है तो क्यों बोलती हो? आदत बना रही हूँ, लेकिन आप याद नहीं दिलाओगे तो कैसे आदत पड़ेगी? मैं देख रहा हूँ आप मुझे जानबूझकर आप कह रही हैं। ये सब आप मेरा मूड ठीक करने के लिए कह रही है ना? वाह, तुम तो जादूगर निकले। अंतर्यामी कहा जाता है शायद, इसलिए तो तुम्हें जादूगर कहा। सरिता के बोलने पर दोनों खिलखिला उठे। दोनों के बीच इस बातचीत ने रोहित का मन थोड़ा हल्का कर दिया था। वैसे मैं तो खुशखबरी सुनाने आई थी। सरिता आंखें मटका कर बोली। खुशखबरी? हाँ, चाचा बनने वाला हूँ, यही वाली बात ना? रोहित शरारत से मुस्कुराया। धत! सरिता के चेहरे पर लाली छाई।
ये नहीं है तो फिर बाबूजी जिस जगह तुम्हारी शादी की बात करने गए थे वहाँ बात नहीं बनी। सच कह रही हैं आप? रोहित ने सरिता की दोनों बाहें पकड़कर पूछा। 100% सच। मैं रसोई के काम निपटा रही थी, तब सुना मैंने बाबूजी को माँ से कहते हुए। ये तो सच में खुशखबरी है। रोहित के चेहरे पर खुशी साफ नजर आ रही थी। आपको खुश देखकर अच्छा लगा, लेकिन ये तो बताइए आप शादी क्यों नहीं करना चाहते? सरिता ने रोहित के मन की बात जाननी चाही। बस ऐसे ही, अभी मेरी पढ़ाई पूरी हुई है, अच्छी सी नौकरी लग जाए फिर शादी के बारे में सोचूंगा। रोहित ने तुरंत ही बहाना भी बना लिया। हालांकि ये पूरी तरह झूठ भी नहीं था। वो सच में पहले नौकरी फिर शादी करना चाहता था। आपकी बात सही है, लेकिन माँ बाबूजी भी क्या करें? आपके ऊपर काल सर्प दोष है, इसका निवारण जल्दी नहीं किया तो वो माँ बाप हैं, उनसे जो उपाय हो सकेगा सब करेंगे अपनी संतान की खातिर। मेरी मानिए, आप दिल से शादी के लिए हाँ कर दीजिए। अभी आपको सब बोझ लगेगा, लेकिन शादी के बाद यही बोझ सुंदर लगने लगता है। सरिता के शब्दों में रोहित को माँ जैसी ही ममता नजर आई। भाभी, आप सच में लक्ष्मी का दूसरा रूप हैं। पूरे परिवार की फिक्र है आपको। रोहित थोड़ा भावुक हो उठा। ऐसी ही तो भाभी चाहता था वो, और अब पत्नी की छवि भी इसी तरह की बनाई थी उसने, जो उसे निकिता में साफ नजर आती थी। परिवार मेरा भी है ना, इसलिए। सरिता के होठों पर मुस्कान थी। भाभी, अभी मैं आपको कुछ नहीं बता सकता, लेकिन जब वक्त आएगा सबसे पहले आपको ही सब कुछ बताऊंगा। रोहित की आंखों में अपनी भाभी के लिए विश्वास और प्यार दोनों था। चलिए फिर अब खाना खा लीजिए, सरिता ने मौके पर बात कही। ठीक है, कहता हुआ रोहित खाना खाने ही वाला था। अरे रुकिए, ठंडा खाना खाएंगे क्या? मैं गरम करके लाती हूँ। सरिता ने खाने की प्लेट उठाकर बाहर का रुख किया। टीवी पर आते किसी ऐड से आती आवाज ने रोहित का ध्यान भंग किया। सामने टेबल पर ठंडा हो चुका खाना यूं ही पड़ा था। रोहित मन ही मन कल्पना करने लगा निकिता के वहाँ होने की। निकिता भाभी वाले अंदाज में बोली, ठंडा खाना खाओगे? मैं अभी गर्म करके लाती हूँ। अगले ही पल फोन की आवाज ने उसकी इस खूबसूरत कल्पना को विराम लगा दिया। हेलो, आधी रात को फोन करके इस तरह डराता कौन है यार? रोहित फोन पर बोला। आधी रात? ठीक से आंखें खोलो और टाइम देखो। सुबह के 5 बज चुके हैं और तुम अभी तक सो रहे हो। फोन के उस तरफ प्रिया थी। 5 बज गए? रोहित को हैरानी हुई। हाँ, पूरे 5 बज गए। तुम कर क्या रहे हो यार? 5 बज गए तो कौन सी आफत आ गई? रोहित बोला। तुम भूल गए, 6 बजे निकलना है हमें, प्रेजेंटेशन देने दूसरे शहर जाना है। शिट, मैं अभी फ्रेश होकर निकलता हूँ, तुम स्टेशन पर मिलो। रोहित तेजी के साथ उठा, फोन कट किया और सीधा बाथरूम में घुस गया।